हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ऊष्मा। तो ऊष्मा में जो है, ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा गतिज ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और जो यह गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? तो गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा के जैसे जो अणु होते हैं, वो जैसे मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं। ये जब कंपन करते हैं तो ये जब अपने में कंपन करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा होती है और यह हीट होती है। मतलब एक कोई मैटर है, पदार्थ है, तो यहाँ पे जब ज़्यादा हिलेगा तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। और जो ऊष्मा जो होती है, ताप में अंतर के कारण ऊष्मा जो होती है ताप में अंतर के कारण प्रवाह होती है। इसका प्रवाह होता है ताप में अंतर के कारण। ताप में अंतर के कारण इसका प्रवाह होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। मान लीजिए कि यह 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडी है वस्तु और यह 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म है। तो जब इन दोनों के ताप में अंतर होगा तभी पता चलेगा कि कौन किस में ऊष्मा ज़्यादा है। और ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, यह क्या होता है कि केल्विन होता है। केल्विन होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इसको याद रखने की ज़रूरत है। और ऊष्मा ताप बढ़ने से बढ़ती है। जैसे ऊष्मा है, यह ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ताप बढ़ने पर बढ़ेगी और घटने पर, अगर बढ़ रहा है तो यह भी बढ़ेगी, अगर घट रहा है तो यह भी घटेगी। अब तापमान में का जो स्केल पैमाना होता है, तापमान का स्केल पैमाना जो होता है उसको देखते हैं। तापमान का स्केल पैमाना देखते हैं तो यह एक फार्मूला होता है जिसको हर एक बुक में लिखा जाता है। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। एक और होता है R बराबर R/4। यह एक फार्मूला होता है। तो इसके हिसाब से अगर जल का हिमांक निकाला जाए तो सेल्सियस में जल का हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में जो इस जल का हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में जो होता है जल का हिमांक जो होता है 273 केल्विन। और यह र्यूमर में जो जल का हिमांक होता है 0 डिग्री र्यूमर। तो आगे देखते हैं। और इसमें जल का क्वथनांक देखेंगे। यह तो हिमांक हो गया, हिमांक। क्वथनांक देखेंगे। क्वथनांक जो होता है जल का 100 डिग्री सेल्सियस में 375 डिग्री
बस इसमें 373 नहीं, इसमें फ़ारेनहाइट में जो होगा जोड़ देंगे 180 जोड़ेंगे तो क्या होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें 100 जोड़ेंगे तो 373 डिग्री केल्विन, 373 डिग्री केल्विन। और इसमें 80 जोड़ेंगे तो 80 डिग्री रीमर होगा, 80 डिग्री रीमर होगा। और इस फार्मूला को C/5F-32/9 K-273/5 को याद रखने की ज़रूरत है। तो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है, कौन सी चीज़ ऊष्मा में और ताप से संबंधित। तो इसमें ताप को मापने के लिए कुछ यंत्र होते हैं जिसको तापमापी बोला जाता है। तो तापमापी जो होता है कई प्रकार के होते हैं। तापमापी उसे कहते हैं जो, यह एक ऐसा यंत्र होता है, यंत्र जो ताप का मापन करे, उसे तापमापी कहते हैं। यंत्र जो ताप का मापन करे उसे तापमापी कहते हैं। तापमापी का जो निर्माण था, इसको गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो यह एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। और तापमापी जो कई प्रकार के होते हैं, एक होता है इसमें द्रव तापमापी। द्रव तापमापी में क्या होता है कि इसमें जो पारा होता है और या एल्कोहल भरा जाता है, पारा या एल्कोहल भरा जाता है। एक होता है डॉक्टरी तापमापी। डॉक्टरी तापमापी जो होता है, यह जो शरीर के तापमान नापने के लिए जो डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं, उस तापमापी को डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। और इसका जो निर्माण था, किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसका निर्माण फ़ारेनहाइट नाम तो आप लोग सुने होंगे, फ़ारेनहाइट ने किया था। और यह जो तापमान नापता है 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान नापता है, या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। लोग बोलते हैं ना कि 110 डिग्री बुखार हो गया है। अगर बुखार 110 डिग्री होता है तो यह फ़ारेनहाइट तापमान में बताते हैं। अगर सेल्सियस तापमान में 110 डिग्री टेम्परेचर शरीर का चल जाएगा तो आदमी वहीं पर क्या होगा, निपट जाएगा और उसकी अंतिम पूड़ी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि मनुष्य के तापमान का जो यह डॉक्टरी तापमापी होता है, मनुष्य के शरीर के तापमान का 37 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है। और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट को
दर्शाता है। अब इसके बाद देखते हैं गैस तापमापी। गैस तापमापी जो होता है, इसमें गैस तापमापी इसमें नाइट्रोजन और या हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है 200 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान नापता है, और हाइड्रोजन वहीं पर यह 200 से 500 डिग्री के बीच का तापमान नापता है। एक आप लोग सुने होंगे प्लेटिनम प्रतिरोध मतलब तापमापी जो होता है, थर्मामीटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्लेटिनम थर्मामीटर जो होता है इसमें क्या होता है कि प्लेटिनम के तार विद्युत प्रतिरोध के बढ़ने के साथ साथ समान दर से बढ़ता है, और इसका यह प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। इसमें 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को नापा जा सकता है। एक आप लोग सुने होंगे थर्मोकपल जो होता है थर्मामीटर, या सीबेक के तापमान पर थर्मोकपल जो होता है थर्मोकपल थर्मामीटर जो होता है यह सीबेक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, और यह भी 200 से लेकर -200 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक नापता है। और उधर पीछे जो हाइड्रोजन वाला भी था वो भी -200 से था दोनों, और प्लेटिनम का भी -200 डिग्री था। देखते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो होता है यह किसके नियम पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर आधारित है, और यह विकिरण के आधार पर काम करता है। और इसमें जो होता है इसके द्वारा क्या नापते हैं? तो सूर्य का ताप नापा जाता है, तारा का ताप नापा जाता है, जो ईंट के भट्ठे होते हैं
बड़ी बड़ी भट्ठियाँ होती हैं, भट्ठियों का तापमान नापा जाता है। और इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस इतना ही पूछता है। आगे देखते हैं। घनत्व जो होता है, और घनत्व द्रव्यमान और आयतन में और तापमान में कुछ संबंध होते हैं। तो तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, इसलिए घनत्व घट जाता है। तापमान बढ़ने पर जो होगा, आयतन बढ़ जाएगा, और जो होगा घनत्व घट जाएगा। यह संबंध होता है। तो घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। देखिए यहाँ पर अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो यह घटेगा, और यदि इसको घटाएंगे तो यह बढ़ेगा। और द्रव्यमान को यदि आप बढ़ा रहे हैं तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। फार्मूला के हिसाब से। लेकिन अगर कोई किसी भी चीज़ का द्रव्यमान अगर उतना है तो घनत्व तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। ऊष्मा संचरण की विधियाँ कितनी होती हैं? ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती हैं। तो ऊष्मा मतलब कि हीट, जो ट्रांसफ़र करने की, जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो विधि होती है, वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? चालन, संवहन और विकिरण। चालन में जो होता है, इसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, लेकिन आपस में गति करते हैं। मतलब ऐसे कोई वस्तु है, यहाँ पर इसके अणु इस तरह से हैं, ठोस वस्तु में यह बहुत चालन होता है। और यहाँ पर आप किसी मोमबत्ती से इसको गर्म कर रहे हैं तो देखेंगे कि यह लोहा का जो पट्टी है यह आगे तक भी है। तो यहाँ पर रखी मोम से लगाई हुई जो कील होती है वह गिर जाती है नीचे। तो इसमें चालन का यही सबसे अच्छा उदाहरण है समझने के लिए। आप यहाँ पर गर्म करेंगे तो यहाँ पर गर्म हो जाता है, क्योंकि जो हीट होती है वह यहाँ पर आप गर्म करेंगे तो ये अणु इसको देगा हीट, यह अणु इसको देगा। मतलब ऐसे है 2 अणु, तो ये बिना मतलब स्थान चेंज किए हीट को स्थानांतरित करते रहते हैं सब इस तरह से, एक अणु दूसरे अणु को। और आगे इस तरह से हीट आगे बढ़ती रहती है। अगर आप यहाँ पे कोई मोमबत्ती या किसी भी स्प्रिट लैंप से आप गर्म करते हैं, किसी भी पट्टी या लोहे की पट्टी हो या कुछ भी हो, एल्युमिनियम की पट्टी हो, तो अगर यहाँ पे एक कील को इस मोम में इस तरह से चिपका दिया जाता है, तो एक्सपेरिमेंट कक्षा 7-8 में किए होंगे कि पहले 1 2 और 3 4 इस तरह से अगर
कील को लगा दिया जाता है। और यहाँ पर जो लगाया गया है मोम को लगाया गया है। तो क्या होता है कि इधर से जब हीट जाएगी तो सबसे पहले 1 नंबर की गिरेगी, दूसरे बार उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4। इस तरह से यह कील नीचे गिरती रहेंगी सब। यह जो चालन की जो विधि होती है, चालन विधि से यह ऐसा होता है। और जो चालन विधि में जैसे ठंडी के दिनों में ठंडी के मौसम में जो लोहे की कुर्सी होती है, लोहा की कुर्सी जो होती है अधिक ठंडा होगी, क्योंकि लोहा में और या लकड़ी की जो कुर्सी होती है कम ठंडा होती है, क्योंकि लकड़ी में चालन कम होता है और लोहा में चालन अधिक होता है। और चालन विधि के कारण ही जब आप लोग किसी दुकान पर चाय पीते होंगे, जो कुल्हड़ होता है, इस तरह से कुल्हड़, और एक होता है कि कप। ये जो कप और यह इसको मान लीजिए कि यह कप है और इसमें चाय भरी हुई है और एक गिलास है स्टील की और इसमें भी चाय भरी हुई है। तो यदि आप इस वाली गिलास से कप से पिएंगे तो आपका मुंह नहीं जलेगा, और इससे पिएंगे तो मुंह जल जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्टील की जो गिलास की परत है, यह चालन विधि से बहुत तेज़ी से गर्म हो चुकी रहेगी। इसीलिए स्टील के बर्तन में चाय पीना आसान नहीं होता है। आगे देखते हैं संवहन विधि। हीट का स्थानांतरण जो है ट्रांसमिशन देख रहे हैं, तो इसमें जब देखेंगे संवहन विधि को देखेंगे। संवहन विधि ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा संचरण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण मतलब पहुंचाया जाता है। इसमें जैसे होगा, यह आप एक बीकर ले रहे हैं और इसमें आप पानी भर दे रहे हैं, और जब यहाँ से इसको आप किसी लैंप द्वारा गर्म करते हैं तो पदार्थ का यह निचला हिस्सा गर्म होता है। गर्म होते होते यह इस बर्तन में रखे जो बीकर है, इसकी पानी का ऊपर वाला हिस्सा भी गर्म हो जाता है। तो यह कैसे होता है, यह देखिए। इस प्रकार से जो पदार्थ के कण होते हैं, द्रव के जो पानी के कण होते हैं, इस तरह से फैले होते हैं और यह गति करते हैं। जब हीट दी जाती है तो यह तेज़ी से गति करते हैं और एक दूसरे को ऊष्मा का आदान प्रदान करते रहते हैं। इस वजह से यह नीचे तो गर्म किया जाता है, और जिस वजह से इस पानी का ऊपर का सिरा भी गर्म हो जाता है। इस विधि में जो होता है यह द्रव और गैसों में ही होता है। यह द्रव और गैसों में होता है। यह चालन की तुलना में यह तेज होता है। क्या होता है, चालन की तुलना में यह तेज़ी से
गर्म होगा, तेजी से गर्म होगा। आगे देखते हैं विकिरण क्या होता है। अब विकिरण में देखेंगे विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कोई माध्यम के बिना, डायरेक्ट लिखिए माध्यम के बिना माध्यम के ऊष्मा का संचरण होता है। और यह ऊष्मा संचरण की जो है सबसे तेज विधि है, सबसे तेज विधि है। और इसमें जो होता है, इसका उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है देखेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है, जिसे आप यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है, छोटा बनाते हैं, यह सूर्य है और यह अपनी पृथ्वी यहाँ पर है। पृथ्वी तो सूर्य से छोटा ही होगी, यहाँ पर है, और पृथ्वी का ये वायुमंडल है। सूर्य की जो विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा है इस वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो यह किस माध्यम से करती है? तो विकिरण माध्यम से करती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सूर्य से जो ऊष्मा होती है यह पृथ्वी तक आती है, और सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो आती है यह विकिरण के माध्यम से ही आती है। आगे देखते हैं ऊष्मागति का शून्यवां नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु जिसकी हीट, मतलब जिसमें तापमान A डिग्री सेल्सियस है और उसका तापमान दूसरे वाली वस्तु का तापमान B डिग्री सेल्सियस है, और दोनों का तापमान बराबर है, और फिर एक और वस्तु है जो B और C के बीच में अनुपात दिखाती है और B बराबर C का अनुपात है, तो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहता है कि A बराबर B बराबर C हो जाएगा। इसमें ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम से तापमान की परिभाषा निकलती है। इसी तरह से न्यूटन साहब का एक नियम है कि यदि कोई वस्तु है अगर ठंडा होने में यहाँ पर 15 मिनट ले रही है, न्यूटन का शीतलन नियम है यह जो, और यह 15 मिनट ले रही है 15 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में, जैसे 30 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में यदि 10 मिनट ले रही है, तो यह 15 डिग्री से 10 डिग्री ठंडा होने में 10 मिनट से ज़्यादा का समय लेगी। 10 मिनट से ज़्यादा समय लेगी। यह न्यूटन के शीतलन का नियम यही बताता है। आगे देखते हैं ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है उसको देखते हैं। ऊष्मागति का फर्स्ट नियम जो है
उसको देखते हैं। ऊष्मागतिकी के फर्स्ट नियम से ऊष्मा की परिभाषा निकलती है। पहला नियम से ताप को परिभाषित करते हैं। पहला नियम से क्या होता है कि शून्यवां नियम से ताप को परिभाषित करते हैं। ताप को परिभाषित किया जाता है। और जो फर्स्ट नियम है इससे ऊष्मा को परिभाषित किया जाता है। ऊष्मा को परिभाषित किया जाता है। और यह जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जो पहला नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जो है ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है, न तो ऊर्जा को आप न नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। यह ऊर्जा जो होती है केवल एक से दूसरे में स्थानांतरण, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से अलग अलग ऊष्मा मतलब अलग अलग ऊर्जाओं में बदलती रहती है। ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम जो है, तीसरा कह रहे हैं दूसरा नियम, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। यह देखिए जीरो वाला नियम जो है तापमान को परिभाषित करता है। और जो फर्स्ट नियम है यह ऊष्मा को परिभाषित करता है। ऊष्मा को परिभाषित करता है। और जो सेकंड नियम है यह किसको परिभाषित करता है? तो सेकंड नियम के अनुसार ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं होता है। जैसे अगर कहा जाए कि बताने का मतलब है कि निम्न ताप से अगर कोई वस्तु 10 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे कोई वस्तु 100 डिग्री सेल्सियस है, ज़्यादा का अंतर ले रहे हैं, तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मा में सेकंड नियम में ऊष्मा का स्थानांतरण इधर से इधर नहीं होगा बल्कि इधर से इधर होगा। ज़्यादा वाली कम वाली को ऊष्मा का स्थानांतरण करेगा। और ऊष्मी गति के सेकंड नियम के अनुसार जो देखेंगे यह कम से कम की ओर होता है। ज़्यादा से कम की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और इसी नियम के अनुसार कोई भी मशीन की जो दक्षता होती है 100% से कम होती है। मतलब कोई भी मशीन 100% काम नहीं कर सकती। अगर यह संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई मशीन 100% अगर काम करेगी तो वह कभी खराब ही नहीं होगी और हमेशा चलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और
अगर कोई इस वीडियो में गलती हो जाए तो कृपया आप कमेंट के माध्यम से उस गलती को कमेंट करें कि आपने यहाँ पर गलती की है, ताकि उसमें सुधार किया जाए और मैं उसमें सुधार लाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।